NCERT line by line, the living world part 2. Let's begin. The diversity in living world. The only line which is important here is the last one. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. Then on the next page, we will start from the second marked paragraph here. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. कहा इतनी सारी species हैं तो of course ये ज़रूरी हो जाता है उनको categorize करना, standardize करना. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नॉमनक्लेचर. कहा इसी को नॉमनक्लेचर कहा जाता है, मतलब नेमिंग. ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू. दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. ऑफकोर्स नॉमनक्लेचर हम किसी को नाम तभी दे सकते हैं जब हमें पता होगा कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेप ज़रूरी है. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. Plant के लिए ICBN यानी इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर और एनिमल्स का नेम रखने के लिए ICZN जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यूज़ किया जाता है. The scientific name ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. तो बायोलॉजिस्ट ने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू किया जिसमें नाम दो पार्ट्स में डिवाइड होता था, एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट. और ये सिस्टम इसको कहा जाता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, ये सिस्टम कैरोलस लिनेयस के द्वारा दिया गया था और अभी ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. मैग्नीफेरा इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसमें मैग्नीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका स्पीशीज़ को. इसके अलावा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के 4 और रूल्स हैं. फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे जनरली लैटिन वर्ड्स होंगे या और उनको लिखते टाइम हम इटैलिक्स में लिखेंगे. ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में वो वर्ड लैटिन ना हो, मतलब लैटिन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है तो उसमें अब कोई चेंजेस हम नहीं ला सकते, इस वजह से लैटिन वर्ड्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. और अगर किसी वजह से किसी दूसरी लैंग्वेज से वो वर्ड लिया भी गया है या वो नाम लिया भी गया है तो उसको लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है. सेकेंड थिंग, स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम. फर्स्ट वर्ड जो होगा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. थर्ड थिंग, बोथ द वर्ड्स ऑफ द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर व्हेन हैंड रिटन एंड आर सेपरेटली अंडरलाइन. लेकिन जब उन्हें प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा ताकि वो उसके लैटिन ओरिजिन को डिफाइन कर सके. फोर्थ थिंग, जो फर्स्ट वर्ड होगा जो जीनस को डिनोट कर रहा होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जबकि स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट में ऐसी कोई बात नहीं है. ये सारे जो 4 रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, ये हमें मैग्नीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं. इसके अलावा हम ऑथर के नेम को, जैसे मैंगो के केस में कैरोलस लिनेयस का लिन, हम मैग्नीफेरा इंडिका लिन ऐसे करके लिखते हैं. ऑथर के नेम को स्पीसीज़ नेम के पीछे लिखा जाता है. अब क्योंकि हर स्पीशीज़ जो भी हमें मिल रही है उनको अलग अलग पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड स्टेप जो आता है आइडेंटिफिकेशन के बाद वो आता है क्लासिफिकेशन, यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, कन्वीनियंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देना अपनी बहुत सारी स्पीशीज़ को. कौन से बेसिस पे? इजीली हमें जो भी कैरेक्टर्स उनमें ऑब्जर्व हो पा रहे हैं उस बेसिस पे. जैसे अगर मैं कहूँ वीट को इमेजिन करो तो तुम्हारे दिमाग में वीट की फसल आएगी, राइस की तो आएगी नहीं. उसी तरीके से अगर मैं कहूँ मैमल्स के बारे में सोचो तो तुम्हारे दिमाग में इजीली ऑब्जर्व क्या होंगे कैरेक्टर्स? एक्सटर्नल ईयर्स हैं, बॉडी ईयर्स हैं, ठीक है. कन्वीनियंट कैटेगरीज में ऐसे ही डिवाइड करते हैं. अब साइंटिफिक टर्म जो कि इन कैटेगरीज को दिया गया है वो है टैक्सा. अभी ध्यान देने वाली ये बात है कि टैक्सा सिर्फ एक कैटेगरी को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये हर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ प्लांट्स को इमेजिन करो तो जो तुम्हारे एक ब्रॉड ग्रुप आया तुम्हारे इमेजिनेशन में, तुम्हारे दिमाग में, वो भी एक टैक्सा है. लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ वीट को इमेजिन करो तो वीट के रिलेटेड जो भी तुम्हारे दिमाग में आया, वीट से सिमिलर प्लांट्स जो भी आए वो भी एक टैक्सा है, जबकि वो प्लांट के अंदर आता है. सो एवरी लेवल
Every category is a taxa itself. Hence, based on characters, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. इसी के साथ आजकल जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जिसे हम मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कहते हैं, इसमें क्या क्या देखा जाता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से टैक्सोनॉमी का बेस क्या बनाता है, मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस? पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नॉमेनक्लेचर। ये चारों चीज़ें ख़त्म होती हैं तब एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंप्लीट होती है। अब पहले जब कोई सिस्टम नहीं था तब भी क्लासिफाई होती थी चीज़ें। कैसे होती थी? यूजेस के बेसिस पे, क्योंकि टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन खासकर जब उनका कोई किसी सामान का यूज़ होता है तो वो उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं चीज़ों को। यही था अर्लीस्ट, सबसे पहले जब एक्चुअल में टैक्सोनॉमी नहीं आई थी तब कैसे क्लासिफाई करते थे? यूज़ के बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन चीज़ों को हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्यास लगी हो तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, रहने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, यही सब। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also relationship among them, यानी कि उनके बीच का फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, जिसमें सिस्टमैटिक्स ये वर्ड डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनेयस ने यूज़ किया था ये टर्म सिस्टमा नेचुरा एज द उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उसके टाइटल के रूप में इस वर्ड का यूज़ किया था। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या है, और ये टैक्सोनॉमी के साथ मिलके स्पीशीज़ के बारे में जानने में बहुत हेल्प करी थी। नाउ बिफोर मूविंग टू द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो ओनली, क्योंकि आगे पार्ट 3 में बाकी सब कवर हो जाएगा, आई वुड सजेस्ट यू टू ओपन अप योर NCERT, ears on my voice, what I am telling, what I am explaining, but eyes on your NCERT, क्योंकि वो सब अरेंज्ड है। इधर थोड़ा आगे पीछे हो भी सकता है, बट आपकी NCERT में सब अरेंज्ड है, जैसा मैं बोल रही हूँ वो सब आपको समझ में आ जाएगा। Taxonomic categories. Classification is not a single step process, but it involves a hierarchy of steps in which each step represent a rank or a category. ठीक है, जब बोला कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम जैसे जिस सीरीज़ में डिवाइड करते हैं, हर सीरीज़ एक रैंक, एक कैटेगरी को डिफाइन करती है। Since the category is the part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. Okay, and all the categories together constitute द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे मैंने पहले वीट का एग्जांपल दिया था, जैसे प्लांट एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म आते हैं, वो एक कैटेगरी है। लेकिन ये जब पूरा बना लेता है ना, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये पूरा आपने सुना होगा, किंगडम प्लांटे एंड नीचे तक पूरा जो हायरार्की बना देता है, तो इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Each category referred to as the unit of classification. Now this is a very important line, ये हमेशा about to ask line होती है इस चैप्टर से। Each category referred to as a unit of classification. In fact, it represents a rank and is commonly termed as taxon. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को तुमने देखा, तुम्हें पता चला 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं। इट मीन्स हमने इसे क्लासीफाई किया, हमने इसे ऑब्जर्व करने के बाद क्लासीफाई किया, तो इसको एक रैंक दे दी, इंसेक्ट इस रैंक में आते हैं। तो रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट अ रैंक, कैटेगरी बाद में एक रैंक को डिनोट करता है। रैंक को ही टैक्सॉन कहा जाता है, और टैक्सॉन ही है अपनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी सिंपली कैटेगरी, रैंक, ग्रुप, टैक्सॉन ये सारी एक ही चीज़ें हैं, बस हल्का सा डिफरेंस है। देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट लाइन, these taxonomic groups या categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom,
फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़।